आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, इस विषय पर संक्षेप में आपके सामने कांट के दर्शन का निचोड़ प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जैसे फल का रस होता है तो उसे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। तो वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद आप खुद से विश्लेषण भी करेंगे, ताकि जब हम विश्लेषण करते हैं सबके पास बहुत शक्ति होती है और बहुत सारी चीज़ें विश्लेषण से फिर बाहर निकल के आती हैं। तो यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाएगा कि कांट अपने दर्शन में बताते हैं, क्योंकि कांट बुद्धिवाद और अनुभववाद ये दोनों सिद्धांत यूरोप में थे। बुद्धिवाद के अंतर्गत ये माना गया है कि ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि के अंदर जन्मजात रूप से रहती है और जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे ज्ञान का प्रकटीकरण हो जाता है। बुद्धि जो है वो यानी अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण नहीं होता कि हम समाज में जीवन जी रहे हैं, तरह तरह के अनुभव हो रहे हैं, उससे ज्ञान बन रहा है। नहीं, ज्ञान जन्मजात रूप से बुद्धि में रहता है। तो इस तरह से बुद्धि ही ज्ञान की उत्पत्ति का साधन हो जाती है। जबकि अनुभववाद में लॉक जो है बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उन्होंने बताया था ऐसा नहीं है, बल्कि आत्मा कोरे कागज की तरह होती है। हम अनुभव के माध्यम से समाज में जीवन जीते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अनुभववाद के जनक हैं वो। बुद्धिवाद के अंतर्गत देकार्त हैं, स्पिनोजा हैं, लाइबनिज हैं, ये तीन दार्शनिक हैं यूरोप के। जबकि अनुभववाद के अंतर्गत लॉक हैं, बर्कले हैं और ह्यूम हैं। तो ये 6 दार्शनिक हैं। तो कांट ने जो विवाद चल रहा था बुद्धिवाद और अनुभववाद का कि ज्ञान की उत्पत्ति का स्रोत कहाँ है, जैसे हिमनद से नदी निकलती है, हिमालय के अंदर आप देखें गंगोत्री है, यमुनोत्री है, तो वहाँ से क्या है, नदी निकलती है। तो उसी प्रकार से ज्ञान भी तो कहीं से उत्पन्न होगा, उसका स्रोत क्या है। तो बुद्धिवाद में बुद्धि को माना गया है, अनुभववाद में एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस जो हम संवेदन ग्रहण करते हैं, आँखों से कान से सुनते हैं, उससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कांट ने ये जो विवाद चल रहा था बुद्धिवाद और अनुभववाद का, दोनों की समाप्ति कर दिया, बता दिया कि ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से भी होती है, उसका भी सहयोग रहता है और संवेदनों की भी भूमिका होती है। अगर संवेदन नहीं आएंगे बाहर से तो बुद्धि पंगु की तरह हो जाएगी। यानी जैसे कि आटे की चक्की में जब गेहूं डाला जाता है, चक्की चलती है, तो बुद्धि तभी चलेगी, वो काम तभी करेगी जब उसको कुछ सामग्री मिलेगी बाहर से, संवेदन मिलेंगे, सेंसेशन मिलेंगे, तभी वो कार्य करेगी और फिर व्यवस्थित कर देगी। और हम जो देखते हैं, कांट बताते हैं कि हम अपनी आँखों से पेड़ देखते हैं, पशु देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, सारा संसार देखते हैं, उसका संवेदन आता है, सेंसेशन आता है, हमारी आंखों में प्रतिबिंब पड़ता है। वो प्रतिबिंब जो होता है वो संवेदन रूप होता है। देश और काल, टाइम एंड स्पेस का चश्मा लगा रहता है। यानी हमारा जो भी अनुभव होगा वो देश यानी स्पेस, जगह, क्योंकि सारी चीज़ें जो बाहर हैं वो स्पेस में नज़र आ रही हैं, और टाइम की भी भूमिका है। तो देश और काल का चश्मा लगा हुआ है, इसी चश्मे से चीज़ें गुजरेंगी और हमारी आंखों के ज़रिए उसका प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ेगा, मन में जाएगा, और फिर बुद्धि जो है उस रॉ मटेरियल को, उस संवेदन को व्यवस्थित करके हमें कोई पशु दिखने लगता है, हमें पेड़ दिखने लगते हैं, तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन कांट कहते हैं ये तो बुद्धि ने बना दिया, सामग्री बुद्धि में गई, देश काल से होते हुए बुद्धि में गई, और बुद्धि ने बनाया और दिखाया भी तो देश काल के चश्मे से ही देखेंगे। यानी देखने का काम भी हम देश और काल, टाइम एंड स्पेस की परिधि के अंतर्गत देखेंगे। आँख का जो प्रयोग कर रहे हैं, हमको गाय सामने दिखाई पड़ रही है, गाय का स्वरूप बुद्धि के माध्यम से निर्मित किया गया है। गाय का वास्तविक एक्चुअल फॉर्म क्या था, वो जो न्यूमेनान आते हैं, वो जो सामग्री आती है, जो संवेदन आते हैं, कांट उसके बारे में कहते हैं कि वो अतीन्द्रिय होते हैं, उनको जाना नहीं जा सकता। कहाँ से आते हैं हम ये नहीं जान सकते। हम न्यूमेनॉन, रॉ मटेरियल, गाय का जो संवेदन आया, हम तो गाय को तब देख रहे हैं गाय के रूप में, जबकि बुद्धि ने वो आकार प्रकट किया है गाय का, पशु का, तरह तरह की वस्तुओं का। ये तो बुद्धि ने उसको अरेंज्ड कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है, तब वो एक आकृति, एक आकार में हम किसी पशु को देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो संवेदन आया उस पशु का या किसी वस्तु का, वो संवेदन कैसा था उसको नहीं जान सकते। बुद्धि बस उस संवेदन को लेती है और फिर एक आकृति पशु की हम देखने लगते हैं बाहर।
तो व्यवस्थित कर देती है बुद्धि। इसीलिए कांट कहते हैं कि अगर संवेदन नहीं होंगे तो बुद्धि कुछ नहीं कर सकती। संवेदन कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं। कैसे आते हैं? हमको कैसे प्राप्त होते हैं? अनुभव से। अनुभव कैसे होता है? इंद्रियों के माध्यम से। दो प्रकार से अनुभव होगा। एक इंद्रिय जन्य, आँख नाक कान इंद्रियों से अनुभव होगा। सेंसेशन रिसीव करेंगे, कान से सुनेंगे, नाक से सूंघेंगे, आँखों से देखेंगे, त्वचा से स्पर्श होता है, ज़बान से हम टेस्ट करते हैं किसी चीज़ को। तो कहने का अर्थ है ये तो हो गया इंद्रियों के माध्यम से सेंसेशन को रिसीव करना। एक अंतःकरण में अनुभूति यानी स्वसंवेदन भी होता है। संवेदन तो बाहर से आते हैं, स्वसंवेदन हमारे अंदर से कल्पना करना, विचार करना, सोचना, ये सब हमारी मन की उपज होती है। तो दो प्रकार से संवेदन आते हैं, बाहर से भी आते हैं, अंदर से भी। संवेदन, स्वसंवेदन। स्वसंवेदन अंतःकरण से अंदर से रहते हैं। तो कांट कहते हैं अगर संवेदन ना हो, कच्ची सामग्री ना हो, रॉ मटेरियल की सत्ता ना हो, तो बुद्धि निष्क्रिय रहेगी, वो पंगु की तरह रहेगी, अपाहिज हो जाएगी। जैसे चलते जो पंगु हो जाते हैं, कहाँ चल फिर पाते हैं। तो कहने का वो अर्थ बता रहे हैं, पंगु होने का मतलब है गति न कर पाना, कोई क्रिया न कर पाना, निष्क्रिय होकर के बुद्धि पड़ी रहेगी जब तक कि रॉ मटेरियल के तौर पर संवेदन नहीं आ जाएंगे। तब जब संवेदन बाहर से आएंगे तो देश काल के अंतर्गत होते हुए मन में जाएंगे। उनका एक्चुअल रूप क्या होगा संवेदन का हम नहीं जान सकते। हाँ, अब बुद्धि उनको किसी पशु के तौर पर, वस्तुओं के तौर पर प्रकट कर देगी। तो बुद्धि ने ही तो संवेदनों को ग्रहण करके उनका एक रूप तैयार करके, प्रोसेसिंग करके हमारे सामने बाहर एक प्रोडक्ट हमको दिखा दिया। तो जो हम बाहर देख रहे हैं आकारों को, अलग अलग प्रकार के आकार हमको दिखाई पड़ रहे हैं, वो किसने बनाया? तो बुद्धि ने बनाया। इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर बुद्धि न हो तो इंद्रिय संवेदन अंधे रहेंगे, अंधे रहेंगे, अंध हो जाएंगे, यानी वो आकार ही नहीं ले पाएंगे, उनका स्वरूप ही निर्मित नहीं हो पाएगा, एक आकृति नहीं बनेगी। तो हम देखेंगे क्या? हम कमरे में पंखा देखते हैं, बल्ब देखते हैं, सारी चीज़ें कमरे में हैं, तो हम बाहर ही तो देख रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं? बुद्धि ने उनको हमको किताब, कॉपी, पर्दा, बल्ब, पेन, जो भी चीज़ देख रहे हैं, बुद्धि ने उनको बनाया है। उनका वास्तविक रूप क्या है? कच्चे रॉ मटेरियल के तौर पर, न्यूमेनॉन के तौर पर, ये हम नहीं जान सकते। वो बताते हैं न्यूमेनॉन अतीन्द्रिय होते हैं, इंद्रियों की सीमा से परे होते हैं, दिक्कालातीत होते हैं, टाइम एंड स्पेस की परिधि से बाहर होते हैं, जो रॉ मटेरियल है। और यही संवेदन जो आते हैं तो उसके लिए बुद्धि को प्रकृति पर यानी बाह्य संवेदनों पर बुद्धि को निर्भर रहना पड़ता है। तब बुद्धि जो है फिर उन संवेदनों को ग्रहण करती है और व्यवस्थित कर देती है, और हम देश काल के चश्मे से सारी चीज़ों को बाहर देखते हैं। टाइम एंड स्पेस, ये दोनों चीज़ें रहेंगी। तो ये कांट का दर्शन है। इसके अंतर्गत वो दोनों ही जो दार्शनिक संप्रदाय थे, बुद्धिवाद, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिस, 3 दार्शनिक, ये अनुभववाद, लाक, बर्कले, ह्यूम, 6 दार्शनिक, इन सब का समाधान कांट ने किया। तो बताया था कि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए संवेदन भी आवश्यक है जो बाहर से आएंगे, और बुद्धि भी की भी आवश्यकता है। इन दोनों की आवश्यकता है। इसलिए बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों ही ज्ञान की उत्पत्ति के लिए सहायक हैं। दोनों का सम्मिश्रण कर दिया कांट ने, और ये बहुत बड़ी उनकी देन थी, और यही उनका दर्शन है। तो ये दर्शन किस पे टिका हुआ? वीडियो तो हमने देख लिया, तो अब थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। इस वीडियो से हमको क्या सीखने को मिलता है? ये सीखने को मिलता है कि एक्सपीरियंस की भी भूमिका है, बुद्धि की भी भूमिका है, संवेदनों की भी भूमिका है, और साथ में इन दोनों के मिश्रण से ही हम कोई प्रयास करेंगे। हमें अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। जो चीज़ हम समाज में देख रहे हैं, तो जैसी हमको दिख रही है वैसा ना स्वीकार कर ले उसको। कभी कभी जो दिखता है वो वैसा रियल नहीं होता। हमारी आम जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे संशय, शक, भ्रम हो जाते हैं। हमारी दोस्ती टूट जाती है, क्योंकि जो हमको दिखता है हम उसी को सत्य मान लेते हैं। और कांट क्या बता रहे हैं कि संवेदन आते हैं तो बुद्धि प्रोसेस करती है, तो थोड़ा सा दिमाग चलाना चाहिए, तब वास्तविकता का पता लगेगा। और जब हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, तो सारी चीज़ खुल जाती है। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं, जैसा उनको बता दिया जाता है उसी पर भरोसा कर लेते हैं। तो कांट के हिसाब से हमको सीख मिली कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कान से भी संवेदन ध्वनि के माध्यम से जाएगा और हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, जबकि बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो बुद्धि ही हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान करेगी। तो जो लोग ज़्यादा तर्क वितर्क, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, भटकाव कम देखने को मिलता है। तो इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि जीवन हम जी रहे हैं
तो बुद्धि का, विवेक का ज़्यादा उपयोग करें, तो उससे भटकाव नहीं होगा, भ्रमात्मक स्थिति नहीं होगी, आपस में झगड़ा नहीं होगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।